हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीपीएस एजुकेशन पॉइंट। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स का चैप्टर नंबर 2। तो इसमें है आपका पैकेजिंग मटेरियल। तो इसमें पहला डिफिनीशन है पैकेजिंग। तो पैकेजिंग किसे कहते हैं? पैकेजिंग इज ए प्रोसेस इन विच द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट are suitably and safely placed so that they can retain their therapeutic effectiveness until they are consumed by the patient। तो इसका मतलब ये है कि पैकेजिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट सूटेबली एंड सेफली प्लेस्ड किया जाता है, जिससे कि वह अपने थेरेप्यूटिक इफ़ेक्टिवनेस को बनाए रखे जब तक कि पेशेंट उसे कंज्यूम ना कर ले। मतलब ये इसलिए किया जाता है ताकि जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट हैं, जैसे कि मेडिसिन्स हो गए, सिरप हो गया, ये सब हैं, तो ये जब तक पेशेंट के पास पहुंच ना जाए तब तक ये अपने इफ़ेक्टिवनेस को बनाए रखें, मतलब ख़राब ना हो। फिर इसीलिए पैकेजिंग किया जाता है। फिर उसके बाद है आपका फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग कंटेनर, पैकेज या कंटेनर। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि क्या क्या मटेरियल होते हैं। तो इसमें है फार्मास्यूटिकल पैकेज इज डिफाइंड as a device which contain the pharmaceutical product, and the container may or may not be in direct contact with the product। तो इसका मतलब ये है कि फार्मास्यूटिकल पैकेज जो होता है इस डिफाइन है, वो परिभाषित किया गया है। यह एक डिवाइस होता है जो कंटेन करता है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को, ठीक है, जो कि जो कंटेनर है वो डायरेक्ट मेडिसिन के कांटेक्ट में होगा या मेडिसिन के कांटेक्ट में नहीं होगा। इसका मतलब यही है कि द कंटेनर मे और मे नॉट बी डायरेक्ट कंटेक्ट विद द प्रोडक्ट। मतलब जो कंटेनर होगा वो जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट होगा उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में होगा या फिर उसके मतलब वो बिना कांटेक्ट में होगा। फिर उसके बाद है आपका टाइप ऑफ पैकेज। तो इसमें कितने टाइप के होते हैं पैकेज? तो इसमें पहला है प्राइमरी पैकेज, सेकेंडरी पैकेज, टर्सरी पैकेज। तो इसमें हम देखेंगे कि प्राइमरी पैकेज क्या होता है, ठीक है। तो फिर इसमें है द प्राइमरी पैकेज कंसिस्ट ऑफ दोज पैकेजिंग मटेरियल विच हैव डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। तो इसमें है कि प्राइमरी पैकेज उसे कहते हैं जो कि फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है। यहाँ पर नीचे एग्जांपल भी दिया गया है, एरोसोल कैन, प्लास्टिक बॉटल्स, ग्लास बॉटल्स, स्ट्रिप पैकेज मेडिसिन्स। तो इसमें जो सिरप के बॉटल्स होते हैं प्लास्टिक के, तो वो जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट होता है उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं। फिर जो ग्लास के बॉटल्स होते हैं, ग्लास में जो बहुत सारे दवाइयाँ आती हैं, मेडिसिन ड्रग आते हैं, तो वो जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है। और जो स्ट्रिप में जैसे टैबलेट हो गया और ये कैप्सूल, ये सब जो है ये डायरेक्ट कांटेक्ट में जो कंटेनर होते हैं उन्हें प्राइमरी पैकेज कहते हैं। फिर उसके बाद है आपका सेकेंडरी पैकेज। तो सेकेंडरी पैकेज क्या है? द पैकेजिंग एक्सटर्नल टू द प्राइमरी पैकेज इज कॉल्ड एज सेकेंडरी पैकेज। मतलब कि जो प्राइमरी पैकेज जो होता है फिर उसके बाद जो पैकेज मटेरियल यूज़ करते हैं, जैसे सिरप की बॉटल हो गया तो उसको एक डब्बे में रखते हैं, तो जो डब्बा है वो सेकेंडरी पैकेज में आ गया। या फिर जो स्ट्रिप है, तो स्ट्रिप में तो मेडिसिन्स होते हैं, फिर उसको भी एक डब्बे में रखते हैं ना, कवर में, उसमें आते हैं 2-3 स्ट्रिप होते हैं पूरा, तो वो उसका सेकेंडरी पैकेज हो गया। फिर इसमें एग्जांपल दिए गए हैं बॉक्सेस। फिर उसके बाद है दिया गया है सेकेंडरी पैकेज आल्सो इंक्लूड इंफॉर्मेशन अबाउट द ड्रग विच इज़ प्रेजेंट इन प्राइमरी पैकेज। तो इसका मतलब है कि सेकेंडरी पैकेज जो होता है वो इंक्लूड होता है इंफॉर्मेशन अबाउट ड्रग, मतलब उसमें ड्रग के बारे में इंफॉर्मेशन लिखी रहती है जो कि प्राइमरी पैकेजिंग में भी लिखा रहता है। तो उसके बाद है आपका टर्सरी पैकेज। टर्सरी पैकेज क्या है? टर्सरी पैकेज इज यूज्ड फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट इन बल्क फॉर्म। तो ये जो टर्सरी
पैकेज होता है, ये जो लार्ज अमाउंट में मेडिसिन्स या ड्रग होते हैं तो उनको पैक करने के लिए टर्सरी पैकेज का यूज़ होता है। जैसे हो गया, जैसे ट्रांसफ़र करने के लिए तो आप 1-2 स्ट्रिप तो लेकर नहीं जाएंगे। अगर कहीं ट्रांसफ़र करना है तो एक बड़े से बॉक्स में पूरा जितना भी स्ट्रिप होता है या फिर जितने भी सिरप के बॉटल हैं तो उसको एक साथ रख कर किसी बड़े बॉक्स में, बल्क फॉर्म में जो मेडिसिन्स होते हैं उनको किसी बड़े बॉक्स में रख कर फिर ट्रांसपोर्ट किया जाता है ताकि वो टूटे ना, ख़राब ना हो। फिर उसके बाद है, एग्ज़ाम्पल में दिए गए हैं लार्ज बॉक्सेस या बिग कंटेनर, ठीक है। फिर उसके बाद है आपका टॉपिक सिलेक्शन ऑफ क्राइटेरिया फॉर पैकेजिंग मटेरियल। तो इसका मतलब ये है कि जो पैकेजिंग मटेरियल हम यूज़ करते हैं वो उसका क्राइटेरिया क्या है, ठीक है, कि वो उसका एक तरह से मान लीजिए कि उसकी प्रॉपर्टी क्या क्या है, ठीक है, आइडियल प्रॉपर्टी। तो इसमें है पहला, द पैकेजिंग मटेरियल शुड नॉट रिएक्ट विथ द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। तो इसका मतलब ये है कि जो पैकेजिंग मटेरियल होता है वो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट से रिएक्ट ना करे। मतलब जैसे कि हो गया, जैसे बॉटल है तो उसमें अगर जो सॉल्यूशन है मेडिसिन्स, वो जब बॉटल से रिएक्ट करेगा तो वो ख़राब हो जाएगा, उसका थेरेप्यूटिक इफ़ेक्टिवनेस ख़राब हो जाएगा, तो वो पेशेंट को लेने लायक नहीं होगा। तो इसलिए ऐसा होना चाहिए जो मेडिसिन्स को कोई रिएक्ट ना करे मेडिसिन्स से, ठीक है। फिर दूसरा है आपका, द पैकेजिंग मटेरियल शुड प्रोटेक्ट द ड्रग फ्रॉम एयर, मॉइस्चर, लाइट एंड डस्ट। तो जो पैकेजिंग मटेरियल होता है वो ड्रग को प्रोटेक्ट करे, किससे, एयर से, मॉइस्चर से, लाइट से और डस्ट से। और इसी के लिए हम पैकेजिंग मटेरियल का यूज़ करते हैं ताकि हम अपने फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को इन सब से बचा सकें, ख़राब होने से बचा सकें, ठीक है। फिर उसके बाद है आपका तीसरा पॉइंट, द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट शुड नॉट चेंज दियर ऑर्डर, कलर, टेस्ट इन द कॉन्टैक्ट ऑफ पैकेजिंग मटेरियल। तो इसका मतलब ये है कि जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है वो अपने ऑर्डर को, अपने कलर को, अपने टेस्ट को चेंज ना करे, किसके कांटेक्ट में आने पर, पैकेजिंग मटेरियल के। तो इसका मतलब यही है कि जो पैकेजिंग मटेरियल है वो हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट से रिएक्ट नहीं करेगा। तो जब वो रिएक्ट नहीं करेगा तो वो अपने चेंज को, अपने ऑर्डर को, कलर को, टेस्ट को, किसी को नहीं चेंज करेगा। तो ये जो पहला पॉइंट है उसी से मिलता जुलता ये भी है। फिर उसके बाद है आपका, द पैकेजिंग मटेरियल शुड बी नॉन टॉक्सिक। तो इसका मतलब ये है कि जो पैकेजिंग मटेरियल है वो नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, क्योंकि अगर उसमें कोई भी टॉक्सिक इफ़ेक्ट है तो वो मेडिसिन के साथ रिएक्ट करेगा तो मेडिसिन में भी टॉक्सिक इफ़ेक्ट आ जाएगा तो वो ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए इसमें कहा गया है कि जो मटेरियल हम यूज़ करते हैं पैकेजिंग के लिए वो नॉन टॉक्सिक होने चाहिए। फिर उसके बाद है आपका अगला पॉइंट, द पैकेजिंग मटेरियल शुड बी सच दैट इट कैन बी लेबल ईजली। मतलब पैकेजिंग मटेरियल ऐसा होना चाहिए जिस पर हम लेबलिंग आसानी से कर सकें। जैसे ग्लास हो गया तो उसमें आसानी से लेबलिंग हो जाती है। फिर उसके बाद है मेटल्स, उसमें भी आसानी से लेबलिंग हो जाती है। तो ऐसा होना चाहिए जिसमें कि हम लेबलिंग आसानी से कर सकें ताकि लोगों को पता चले कि हाँ ये ड्रग का इंफॉर्मेशन क्या क्या है, तो वो लेबल से ही पता चलता है। तो अगर आसानी से आप लेबलिंग कर सकते हैं तो वो मतलब ये पैकेजिंग मटेरियल का एक प्रॉपर्टी होता है। फिर उसके बाद है आपका ग्लास पैकेजिंग। ये आपका पहला पैकेजिंग मटेरियल है, ग्लास पैकेजिंग। तो इसके बारे में देखिए, ग्लास is commonly used as packaging material of pharmaceutical product because glass have superior protective quality। तो इसका मतलब ये है कि ग्लास इज़ कॉमनली यूज्ड ऑफ एज पैकेजिंग मटेरियल, मतलब ये कॉमन यूज होता है पैकेजिंग मटेरियल के लिए क्योंकि इसके पास सुपीरियर प्रोटेक्टिव क्वालिटी होती है। मतलब यह और पैकेजिंग मटेरियल के अपेक्षा ड्रग को बहुत हद तक प्रोटेक्ट कर सकता है, ठीक है।
उसके बाद है आपका द पैकेजिंग मटेरियल कम डायरेक्टली इनटू कॉन्टैक्ट विथ द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। मतलब ये जो ग्लास पैकेजिंग होता है ये डायरेक्टली कॉन्टैक्ट होता है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को, क्योंकि और इसको बोल सकते हैं प्राइमरी पैकेजिंग भी बोल सकते हैं, क्योंकि ग्लास के अंदर ही हम अपने फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को स्टोर करते हैं, तो वो डायरेक्ट कांटेक्ट में ही होगा। तो इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि द पैकेजिंग मटेरियल कम डायरेक्टली इनटू कांटेक्ट विद द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। तो इसमें नीचे दिया गया है कंपोजिशन ऑफ नॉर्मल ग्लास। तो नॉर्मल ग्लास जो होता है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो इसमें है पहला सिलिका, और दूसरा है कैल्शियम ऑक्साइड, तीसरा है सोडियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड, बोरिक ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड, और है एक क्यूलेट। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से एक नॉर्मल ग्लास मिलकर बना होता है। ये ग्लास के कॉम्पोजिशन है। फिर उसके बाद है आपका अगला एडवांटेज ऑफ ग्लास पैकेजिंग। तो ग्लास पैकेजिंग के क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं। तो इसमें पहला है आपका ग्लास प्रोटेक्ट ड्रग फ्रॉम टेम्परेचर, लाइट, मॉइस्चर। तो ये जो ग्लास है वो प्रोटेक्ट करता है ड्रग को, किससे, टेम्परेचर से, लाइट से एंड मॉइस्चर से, ताकि वो ख़राब ना हो। फिर उसके बाद है दे आर ट्रांसपेरेंट इन नेचर सो ईजली आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट बाय लुकिंग। मतलब ये ट्रांसपेरेंट होते हैं तो आसानी से देखकर पता लगा सकते हैं कि ड्रग कौन सी ड्रग है। ठीक है, ड्रग का आइडेंटिफिकेशन आसानी से हो सकता है। फिर उसके बाद है आपका अगला दे आर अवेलेबल इन वेरियस शेप एंड साइज। तो ये मार्केट में बहुत अलग अलग शेप और साइज़ के अवेलेबल होते हैं ग्लास। ठीक है, फिर उसके बाद है आपका दे आर इम्परमिएबल टू वाटर, गैसेज एंड वेपर्स। तो ये इम्परमिएबल होते हैं वाटर, गैसेज एंड वेपर्स के। तो अगर जब ग्लास पैकेजिंग होती है तो उसमें आप उसमें वाटर नहीं जा सकता, अगर वो अच्छे से कंटेनर क्लोज है तो फिर गैस भी नहीं जा सकता, और वो भाप बनकर उड़ भी नहीं सकता, इसलिए यहाँ पर वेपर लिखा है। तो ये इम्परमिएबल होता है वाटर, गैसेज एंड वेपर के। फिर उसके बाद है आपका दे कैन बी लेबल ईजली। ये आसानी से लेबल हो जाते हैं। ये आपने अभी आगे पढ़ा कि ऐसा होना चाहिए जो आसानी से लेबल हो जाए। तो ग्लास पैकेजिंग जो होता है वो आसानी से उस पर आप लेबलिंग कर सकते हैं। फिर उसके बाद है आपका अगला दे डू नॉट डिटेरियोरेट विथ एज। डिटेरियोरेट का मतलब है कि ख़राब। तो इसका मतलब ये है कि ये अपनी एज के साथ ख़राब नहीं होते हैं। जैसे कुछ प्लास्टिक हो गया, जैसे प्लास्टिक, तो वो अगर आप कुछ दिन तक रखेंगे तो वो ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पर ये दिया गया है कि ये अपने एज के साथ ख़राब नहीं होते हैं। और उसके बाद है आपका अगला पॉइंट ड्यूरिंग स्टेरिलाइजेशन द ग्लास कैन विथस्टैंड विद द हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो जब स्टेरिलाइजेशन होता है, स्टेरिलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम ड्रग से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं। तो उसमें हमें हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर की आवश्यकता होती है। तो उसमें अगर आप प्लास्टिक डालेंगे तो वो प्रोटेक्ट करेगा ही नहीं। जिसमें आप ड्रग को रख कर स्टेरिलाइज करेंगे तो आप प्लास्टिक को तो रख नहीं सकते हैं, क्योंकि वो तुरंत हाई टेम्परेचर में आने पर पिघल जाएगा। तो ये जो ग्लास है वो हाई टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकता है। तो इसमें दिया गया है कि ये हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर से ड्रग को स्टेरिलाइज करने में हेल्प करता है। फिर उसके बाद है आपका डिसएडवांटेज ऑफ ग्लास पैकेजिंग। तो इसमें है पहला ग्लास इज़ एक्सपेंसिव टू मैन्युफैक्चर। तो ग्लास जो होता है वो बनाने में उसमें ज़्यादा खर्चा होता है, तो इसलिए यहाँ पर ग्लास एक्सपेंसिव लिखा है कि ग्लास बनाने में थोड़ा सा इतने सारे केमिकल्स यूज़ होते हैं, कितने प्रोसेस होने के बाद फिर ग्लास को बनाया जाता है, तो इसलिए ये एक्सपेंसिव होता है। फिर दूसरा है ग्लास इज़ हैवी दस इट इज़ नॉट ईजी टू ट्रांसपोर्ट। तो ग्लास जो होता है वो हैवी होता है वेट में, तो इसको ट्रांसपोर्ट करने में कठिनाई होती है। तो यहाँ पर ये इसका डिसएडवांटेज है। फिर उसके बाद है आपका तीसरा ग्लास इज़
फ्रेजियल सो इट हैज़ टेंडेंसी ऑफ ब्रेकिंग और क्रैकिंग। तो इसका मतलब ये है कि ग्लास जो है उसके अंदर ब्रेक होने की या उस पर क्रैक आ जाने की चांसेस ढेर ज़्यादा होते हैं। अगर वो ग्लास नीचे गिर गया तो वो तुरंत टूट जाएगा। अगर इसके अपेक्षा जो प्लास्टिक होगा उसका अगर बॉटल नीचे गिरेगा तो वो जल्दी नहीं टूटेगा, लेकिन जो ग्लास है उसके अंदर टेंडेंसी होती है ब्रेकिंग की और क्रैक हो जाने की। फिर उसके बाद है आपका टाइप ऑफ ग्लास पैकेजिंग, नहीं टाइप ऑफ ग्लासेज हैं इसमें। तो इसमें पहला है आपका टाइप 1 ग्लास, जिसको बोरोसिलिकेट ग्लास भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें इसका डिफिनीसन देखिए, टाइप 1 ग्लास किसे कहते हैं। इट इज़ हाईली रेसिस्टेंस ग्लास एंड कंटेनर मेनली सिलिका एंड बोरान ऑक्साइड। इट इज़ केमिकली मोर इनर्ट। तो इसमें दिया गया है कि ये हाईली रेजिस्टेंस होता है, मतलब ये बहुत हाईली रेजिस्टेंस, मतलब ये ड्रग को बहुत हाई प्रोटेक्शन देता है, रेसिस्टेंस देता है ताकि वो ख़राब ना हो। फिर उसके बाद है ये किस किस से बना होता है, तो ये कंटेन होता है सिलिका और बोरॉन ऑक्साइड से ये बना होता है। फिर इसमें लिखा है नीचे इट इज़ केमिकली मोर इनर्ट, मतलब ये किसी भी केमिकल से रिएक्ट नहीं करेगा, इनर्ट रहता है। इट इज़ मोर केमिकली इनर्ट, ये किसी भी केमिकल से इनर्ट नहीं रिएक्ट नहीं करेगा। फिर उसके बाद है इसके यूज़ क्या क्या हैं। तो इसका पहला यूज़ है द ग्लास इज़ यूज्ड फॉर द पैकेजिंग ऑफ पेरेंट्रल एज वेल एज नॉन पेरेंट्रल प्रोडक्ट। तो जो टाइप 1 ग्लास है वो पेरेंट्रल प्रोडक्ट और नॉन पेरेंट्रल प्रोडक्ट को पैक करने के लिए यूज़ होता है पैकेजिंग में। ठीक है, फिर उसके बाद है आपका दूसरा टाइप 2 ग्लास, जिसे ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास भी कहते हैं, ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास। ठीक है, तो इसका देखिए डिफिनीसन, इट इज़ मेड बाई हीटिंग द ग्लास विथ द सल्फर डाइऑक्साइड एट एबव 500 डिग्री सेंटीग्रेड ड्यू टू दिस सरफेस एल्कली इज रिमूव्ड। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि यह हाई इट इज़ मेड बाई हीटिंग ऑफ ग्लास विथ सल्फर, मतलब ये कैसे बनाया जाता है, ग्लास को हीट करके किसके साथ, सल्फर ऑक्साइड एंड ग्लास को सल्फर ऑक्साइड के साथ हीट करके बनाया जाता है। कितने टेम्परेचर पर, 500 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर इसको हीट किया जाता है। फिर उसके बाद जब हीट करते हैं तो इसके सरफेस पे जो एल्कली प्रेजेंट होता है वो रिमूव्ड हो जाता है। फिर दिस मेक द ग्लास मोर केमिकली रेजिस्टेंस, तो ये जो प्रोसेस होता है इसको हीट करने का और जो एल्कली होता है वो जब रिमूव्ड हो जाता है तो ये जो ग्लास बनकर तैयार होता है वो और ज़्यादा केमिकली रेजिस्टेंस हो जाता है, मतलब वो और ज़्यादा अच्छा हो जाता है और केमिकली इनर्ट हो जाता है, वो किसी तरह के केमिकल से रिएक्ट नहीं करता है। फिर उसके बाद है आपका इसके यूज़ क्या क्या हैं, टाइप 2 ग्लास के यूज़। तो इसमें पहला है दिस ग्लास इज़ यूज्ड फॉर द पैकेजिंग ऑफ पेरेंट्रल प्रिपरेशन। तो जो टाइप 2 ग्लास होता है वो पेरेंट्रल प्रिपरेशन के लिए यूज़ किया जाता है। जो टाइप 1 ग्लास है वो दोनों के लिए यूज़ होता है, पेरेंट्रल और नॉन पेरेंट्रल दोनों, लेकिन जो टाइप 2 ग्लास है वो पेरेंट्रल प्रोडक्ट के लिए यूज़ होता है। फिर उसके बाद है आपका दूसरा, दिस ग्लास इज़ आल्सो यूज्ड इन पैकेजिंग ऑफ इन्फ्यूज़न फ्लूइड्स। तो ये इन्फ्यूज़न फ्लूइड्स को भी पैकेज करने के लिए यूज़ होता है। फिर आपका तीसरा है दिस ग्लास इज़ आल्सो यूज्ड इन पैकेजिंग ऑफ पेरेंट्रल एंड ब्लड प्रोडक्ट। ठीक है, पेरेंट्रल एंड ब्लड प्रोडक्ट, तो ये जो है वो पेरेंट्रल और ब्लड प्रोडक्ट के लिए भी यूज़ होता है, उसको पैक करने के लिए। फिर उसके बाद है आपका टाइप 3 ग्लास। टाइप 3 ग्लास को क्या बोलते हैं, रेगुलर सोडा लाइम ग्लास। ठीक है, रेगुलर सोडा लाइम ग्लास। तो इसमें आपका
द ग्लास इज रेगुलर सोडा लाइम ग्लास। दिस ग्लास इज रेगुलर सोडा लाइम ग्लास। यह रेगुलर सोडा लाइम ग्लास होता है। इट इज़ अनट्रीटेड ग्लास। तो यह अनट्रीटेड ग्लास होता है, मतलब ये इसको ज़्यादा हीट नहीं किया जाता है। फिर उसके बाद है आपका सो इट हैज़ लो केमिकली रेजिस्टेंस। तो इसमें जो होता है वो केमिकल को इसमें ज़्यादा क्षमता नहीं होती है कि वो केमिकली इनर्ट रहे बहुत ज़्यादा, जितना कि टाइप 1 और टाइप 2 ग्लास होते हैं। तो इसमें चांसेस होते हैं कि ये केमिकल, ये जो ड्रग है उससे रिएक्ट कर ले। ठीक है, तो इसके यूज़ क्या क्या है इसमें, इसको कौन कौन सा प्रिपरेशन पैक करने में यूज़ होता है। तो इस यूज्ड टू स्टोर सॉलिड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट सच एज पाउडर ग्रेन्यूल्स ETC। तो इसलिए इसको जो सॉलिड प्रिपरेशन है उनको पैक करने में यूज किया जाता है, जैसे हो गया पाउडर्स, ग्रेन्यूल्स या टैबलेट्स, ये सब। फिर उसके बाद है आपका टाइप 4 ग्लास। इसे क्या कहते हैं, नॉन पेरेंट्रल ग्लास। ठीक है, तो इसमें नॉन पेरेंट्रल ग्लास है तो इसका मतलब तो यही होगा कि ये पेरेंट्रल प्रिपरेशन को पैक करने में यूज़ नहीं होगा। जो नॉन पेरेंट्रल प्रोडक्ट होते हैं, चाहे नॉन पेरेंट्रल प्रोडक्ट में जितने भी मेडिसिन, जितने भी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन होते हैं उसको पैक करने के लिए टाइप 4 ग्लास का यूज़ होता है। तो इसमें है कि दिस ग्लास इज आल्सो कॉल्ड एज नॉन पेरेंट्रल ग्लास। इट इज़ ओनली यूज फॉर द स्टोरिंग ऑफ नॉन पेरेंट्रल प्रोडक्ट which is used as well as topical preparation। तो इसका मतलब ये है कि ये नॉन पेरेंटल प्रोडक्ट को स्टोर करने के लिए यूज़ होता है, पैक करने के लिए यूज़ होता है, जिसमें कि टॉपिकल प्रिपरेशन भी होते हैं और ओरली प्रिपरेशन तो होते ही हैं, टॉपिकल भी होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो हम नॉन पेरेंट्री लेते हैं ड्रग को, उसको पैक करने के लिए टाइप 4 ग्लास के यूज़ किए जाते हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। उसके बाद है आपका प्लास्टिक पैकेजिंग, तो वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में प्रोवाइड किया जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट करके हमें बताइएगा कि ये आपको कैसा लगा। ठीक है, धन्यवाद।